स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारी बुक का सेकंड पार्ट बीसी की, जिसका चैप्टर 1 बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर लिया था। उसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया था, एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करवा दूं। हमने बात की थी कि बिजनेस क्या होता है, उसके बाद हमने उसके डोमेन्स पढ़े बीसीके के। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे बोलते हैं। इसके अलावा हमने उसके कुछ फॉर्म्स जो कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एचएफ जो थे वो सब भी हमने इसके अंदर डिस्कस किए। इतना पढ़ने के बाद अब हम सोच रहे हैं कि एक बार उसका रिवीजन कर लें। कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है, तो उनको सॉल्व आउट कर लेते हैं सो दैट हमारा इस चैप्टर का फिर से रिवीजन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल शोइंग कॉलम्स फॉर नेचर ऑफ इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम। आपको इनमें राइट वन चूज करना है। यहाँ पे ये ऑक्यूपेशन दिए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। वहां पर कोई पर्सन आपके यहाँ काम करने आता है, आप उसको वेज या सैलरी देते हैं, तो यहाँ पे ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो गया। प्रोफेशन, प्रोफेशन है कोई अपनी सर्विस दे रहा है, सर्विस देता है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो वो अपनी फीस चार्ज करता है, एडवोकेट के पास गए वो भी अपनी फीस चार्ज करता है, तो प्रोफेशन क्या चार्ज करता है, फीस। तो सेकेंड का ई, बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस करते हो, वो शॉपकीपर हो या फिर कोई बड़े स्तर पे आप काम कर रहे हो, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखता है। कोई भी बिजनेस करने में उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कोई भी फिक्स्ड इनकम उसमें नहीं होती है, तो बिजनेस का इनकम कौन सा होगा, प्रॉफिट। लैंड, प्रॉपर्टी, रेंटल, प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया जा रहा है, अगर प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो तो उसकी इनकम क्या होगी, रेंट होगा। और लैंडिंग, अगर किसी को लैंडिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी को क्या दिया जा रहा है, फाइनेंस अवेलेबल करवाया जा रहा है, फाइनेंस अवेलेबल करवाया जा रहा है, लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को लोन दिया जा रहा है तो उसकी इनकम क्या हो सकती है, इंटरेस्ट की इनकम होगी। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बना, फर्स्ट का बी, सेकेंड का ई, थर्ड आपका बिजनेस का प्रॉफिट हो गया, फिर आपका आता है लैंड एंड प्रॉपर्टी के लिए 4 का डी और 5 का सी। तो कुल मिला के ऑप्शन हो गया सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विशेस बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप से अलग क्या करता है। बिजनेस के लिए हमने कहा कि जो भी कोई काम करता है वो बिजनेस है, कि कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कोई सर्विस देता है, वो सारा बिजनेस है। एंटरप्रेन्योरशिप उसमें क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आता है। एंटरप्रेन्योर उसमें एक एक्स्ट्रा काम करता है, वो इसमें इनोवेटिव आइडियाज लाता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, एक इन्वेंशन करता है। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप को अलग किस बेस पे कर सकते हैं, इनोवेटिव आइडियाज के बेस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, एंटरप्रेन्योर सीक्स आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड परस्यू इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी, कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर नहीं आता है। बिजनेस एक्टिविटी की हमने बात की तो बिजनेस एक्टिविटीज में होती है जो लिविंग के लिए किया जाए, जो लिविंग के लिए किया जाए, जिनका पर्पस प्रॉफिट कमाना हो, वो हम उसको मोस्टली हम बिजनेस बोलते हैं। तो जो बिजनेस है वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी लिविंग के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं की जा रही है वो हम देख लेते हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय हाउस होल्ड फॉर प्रॉफिट, हाउस होल्ड ने अपना फर्नीचर सेल किया, क्या ये कंटिन्यूटी में होगा, ये कंटिन्यू प्रोसेस है, नहीं, क्योंकि बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपका जो वन टाइम जो ट्रांजेक्शन है वो नहीं माना जाएगा बिजनेस, वो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, तभी वो बिजनेस एक्टिविटी में कवर्ड होता है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपके बिजनेस एक्टिविटी में कवर नहीं होता है। Which of the following is not an economic objective of the firm, कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है फर्म का। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमने बोला कि वो अपनी बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं, इसमें इंप्रूवमेंट्स करना चाहते हैं, कुल मिलाकर के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें फायदा देखना चाहते हैं, तो वो होती है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अब इनमें से सेल्स ग्रोथ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इंप्रूवमेंट्स इन मार्केट शेयर, मार्केट में अपना शेयर बढ़ाओगे तो रेवेन्यू बढ़ेगी, ये भी इकोनॉमिक है। प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ट्रेडिंग इंप्लाइज बाइंग फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, बाइंग फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, कि परचेज किया जा रहा है सेल करने के पर्पज से। इसका मतलब आप एक मीडिएटर के रूप में है। Applying this criterion, tell which of the following activities would not qualify a trading. ट्रेडिंग कौन सी नहीं मानी जाएगी। Purchase of goods in bulk quantity from manufacturer and sell in smaller quantities to retailers. ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है क्योंकि आप एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेलर्स को भेज रहे हैं। Buying from the wholesaler and selling it to consumers, ठीक है, यहाँ पे भी आप
होलसेलर से लेकर के भेज रहे हो, मतलब यहाँ पर भी आप होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का काम कर रहे हो। बाइंग फ्रॉम द रिटेलर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यहाँ पे वन टाइम परचेज है, यहाँ पे फिर से सेल का काम नहीं हो रहा है, मतलब रिटेलर से आपने शॉपकीपर से डायरेक्टली खरीदा, खुद ने कंज्यूम किया है, इसका मतलब फर्दर सेल नहीं है। फर्दर सेल नहीं है इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रेडिंग की कंडीशन में, डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। ट्रेडिंग के लिए बोला गया कि बाइंग की जा रही है, परचेज करता है फिर से सेल करने के लिए, तो वो एक्टिविटी ट्रेडिंग कहलाती है। तो यहाँ पर फिर से सेल नहीं किया जा रहा, तो ऑप्शन सी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है। Which of the following occupation requires rendering of services based upon specialized knowledge and membership of an accreditation and assessment body? तो ये बोल रहा है कि एक स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत होती है और वहां पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड जो बॉडी है उसका मेंबर होना आपका जरूरी है। तो ये चीज किसमें थी, प्रोफेशन के अंदर। प्रोफेशन के अंदर ये बोला गया था कि आपके पास स्पेसिफाइड नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर एरिया का, तभी आप उस बिजनेस को, आप उसकी सर्विस दे सकते हो, उस डेजिग्नेशन को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी। Occupation in which people work for others and get remunerated in return is known as, जिसमें किसी और के लिए काम किया जाता है और बदले में रेम्यूनरेशन लेते हैं। तो ये कब करते हो आप, एम्प्लॉयमेंट के अंदर करते हो। एम्प्लॉयमेंट ऐसा एग्रीमेंट होता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, बदले में उसको जो वर्क करता है उसको क्या मिलती है, रेम्यूनरेशन या सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एम्प्लॉयमेंट। Which of the following statement describes the best joint Hindu or Hindu undivided family business? कौन सा स्टेटमेंट जो है जो HUF के लिए सही है? इट इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस पर्टिकुलर्स टू एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच इन इंडिया। ठीक बात है, इंडिया में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। एवरी फैमिली बिजनेस इज इन फैक्ट ए HUF बिजनेस। क्या हर एक फैमिली बिजनेस HUF का पार्ट है? नहीं। इन HUF बिजनेस देयर इज ए फैमिली इन्वॉल्वमेंट इन बिजनेस। HUF के अंदर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, लेकिन हर एक फैमिली बिजनेस HUF का पार्ट हो ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन डी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बिजनेस इंप्लाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, उसमें सोसाइटी को, इकोनॉमिक को, या फिर जो और भी चीजें हैं उन सबको कवर्ड किया जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है आपका कंटिन्यू डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे होता है कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ये इंक्लूड है। अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, ये भी इंक्लूड है। हार्मोनी विद नेचर, ये भी इंक्लूड है। तो देखा जाए तो ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइज्ड द बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे बोला गया है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो लव, अफेक्शन या फिर प्लेजर के लिए की जाती है, मतलब उसका पर्पस कमाना नहीं है। अगर पर्पस कमाना नहीं है तो वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये तो कोई जरूरी नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ सकता है। These activities do not entail any operational cost, ये भी जरूरी नहीं है, ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है। अगर आप अपनी खुशी के लिए भी कुछ काम कर रहे हो तो लेकिन उसमें खर्चा तो आपका आता ही है। These activities are undertaken by ascetics. Underlying purpose of these activities is not earning of livelihood but social, psychological and spiritual satisfaction. अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक्टिविटीज की जाती है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये बेस्ट उसकी फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये लिविंग के लिए नहीं है बल्कि ये अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए है, अदर पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ। रजिस्ट्रेशन करवाना सबका जरूरी है, भले वो प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, OPC हो, 1% कंपनी, तो ऑल ऑफ द अबव। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। सोल प्रोप्राइटर इज ए बिजनेस यूनिट हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में बी कॉन्स्टिट्यूटेड, बिल्कुल LLP स्टैब्लिश की जा सकती है। HUF बिजनेस में बी फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू फैमिली। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज HUF का मतलब ये है कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स बिजनेस कर सकते हैं, अदर पर्सन को उसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल ठीक बात है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, ये भी करेक्ट है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्राइवन बाय इमोशनल एंड सेंटिमेंटल फोर्सेस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट इन लाइफ, कि लाइफ में उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इनकी भी जरूरत पड़ती है जब हमें फ्री में किसी को काम करके देना होता है, क्योंकि हमारा उसके साथ अटैचमेंट है, कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ भावनाएं होती हैं, उनकी भी अपनी जगह एक वैल्यू है। हर जगह पैसे के पीछे नहीं भागा जा सकता, तो इनकी भी लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बोलना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। हम पहले भी बोल चुके हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर वो होती है जो लिवलीहुड के लिए की जाती है और उसमें आपका कमाना पर्पस होता है कि आपको उसके बदले में कुछ मिलेगा। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सर्विस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भी है। प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल एड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर जो सर्विस दे रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्री में दे रहा है। फ्री में दे रहा है इसका मतलब उसने अपने लिए कुछ कमाया नहीं है, कोई लिवलीहुड का काम नहीं है, तो ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कवर्ड नहीं होगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कितने होते हैं, 200, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्राइवेट कंपनी हैज मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स, करेक्ट है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम नॉन लिमिटेड, ये भी स्टेटमेंट सही है। प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रेडेबल, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रेडेबल नहीं होते हैं, पब्लिक कंपनी के होते हैं। प्राइवेट कंपनी पे ये रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप उसे फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केस में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ये सही बात है क्योंकि वो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं सारे पार्टनर्स मिलकर के ताकि उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ वंस शेयर कैपिटल, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे जो नॉर्मल पार्टनरशिप का जो ट्रेडिशनल फॉर्म है वहां पे ये बोला गया कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई लॉस होता है तो उनकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उससे भी, पर्सनल प्रॉपर्टी से भी क्या किया जा सकता है, वसूली की जा सकती है, तो यहाँ पे वो लिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, पार्टनरशिप के केस में इनकरेक्ट हो गया। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। ए पार्टनरशिप फर्म मे बी फॉर्म्ड टू कैरी ऑन, ये पार्टनरशिप फर्म किस चीज के लिए कैरी ऑन की जा सकती है, ट्रेड के लिए की जा सकती है, प्रोफेशन के लिए की जा सकती है, कोई सोशल पर्पस के लिए भी की जा सकती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए की जा सकती है, ये क्वेश्चन है सिर्फ मे बी, तो यहाँ पे होना चाहिए मे नॉट बी कि कौन सा काम वो नहीं कर सकती है पार्टनरशिप। एम्प्लॉयमेंट होता है एक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इस रिलेशन को बनाने के लिए पार्टनरशिप की जरूरत है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन के लिए किसी पार्टनरशिप को फॉर्म किया जाता है कि हाँ भी इन दो लोगों के बीच में आप एम्प्लॉय एम्प्लॉय बना देते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो ये पार्टनरशिप का काम हम कर, पार्टनरशिप ये काम करेगी नहीं, तो यहाँ पे मे नोट भी होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट का काम वो नहीं करवाती है। देयर कैन बी पार्टनरशिप बिटवीन, पार्टनरशिप किन के बीच में हो सकती है, पार्टनरशिप के लिए हमने ये बोला था कि वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग भी आ गया और आर्टिफिशियल जो लॉ के अंदर जो स्टैब्लिश किए गए जो है आर्टिफिशियल जो पर्सन है वो भी इसमें इंक्लूड है। इसका मतलब यहाँ पे होगा एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, ऑप्शन डी इज द राइट वन। HUF कैन कंप्राइज मेंबर्स ऑफ ए, HUF में किस किस के मेंबर्स शामिल होते हैं। यहाँ पे भी हिंदू सिखाते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए नॉट कंप्राइज, कैन नॉट, यहाँ पे कैन नॉट होना चाहिए कि किस लोगों को शामिल HUF में नहीं किया गया, मुस्लिम फैमिली को शामिल नहीं किया गया है HUF के अंदर, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, HUF कांट कंप्राइज मेंबर्स ऑफ, कि कौन सी फैमिली के मेंबर्स को HUF इंक्लूड नहीं करता है। क्वेश्चन में आप चेंज कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए, कांट होना चाहिए यहाँ पे, कैन नॉट बी कंप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एट्रीब्यूट ऑफ ए प्रोफेशन डज नॉट इंक्लूड, प्रोफेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता। रेंडरिंग ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ सर्विस, ये इंक्लूड है। सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस देती है नहीं, ये आपको एक जो उसकी रेगुलेटरी बॉडी है वो आपको ये सर्टिफिकेट देती है, तो ऑप्शन बी इसके रिगार्डिंग सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस डू द ऑनर्स हैव ऑब्लिगेशंस टू पे ऑफ लायबिलिटीज फ्रॉम पर्सनल वेल्थ, कौन से में वो पर्सनल वेल्थ से देते हैं, एज वेल इफ द बिजनेस इज मनी एंड एसेट्स आर नॉट एनफ, जिसमें अगर उनके पास पैसे नहीं है तो उसका जो ओनर होता है वो अपनी पर्सनल लायबिलिटी में से पे करता है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता, पब्लिक कंपनी में भी ऐसा नहीं होता, LLP में भी नहीं होता, तो ये क्या होगा, HUF हो जाएगा। HUF में कर्ता को पर्सनली लायबल होना पड़ता है और जो मेंबर्स हैं, जो उसके अदर जो पार्टनर्स है, जो पर्सन है उसमें HUF में, वो अपनी शेयर्स तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी तक कहाँ गए हम, HUF के केस में। व्हाट आर द टू एनिमल रेफरेंसेज इन स्टॉक मार्केट जार्गन,
तो स्टॉक मार्केट के अंदर दो ऐसे वर्ड्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और वो एनिमल रेफरेंसेस में है, तो वो है आपके बुल्स एंड बियर्स। बुल्स होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक और बियर्स होता है पेसिमिस्टिक, मतलब जो पीछे की तरफ मूव ऑन करना चाहता है, जो बैकवर्ड होता है, डाउनवर्ड जाना चाहता है, वो होता है बियर्स, और जो आगे की तरफ आशावादी होता है वो होता है बुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन क्लासिफाई ऑल सिमिलर बिजनेसेस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर एक्टिविटीज एज। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेट करते हैं बहुत सारे बिजनेस है जो कि सिमिलर है, तो वो मिल करके बहुत सारी फर्म्स मिल गई है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिवली सिमिलर नेचर के फर्म्स को मिलाने पे इंडस्ट्री फॉर्म होती है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री। ऑप्शन डी। विच अपेक्स बॉडी ऑफ रेगुलेशन ओवरसीज द गवर्नेंस ऑफ एलएलपी। एलएलपी को कौन गवर्न करता है? एलएलपी को गवर्न करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए जिसे बोलते हैं, वो कंपनीज को भी गवर्न करती है एमसीए, और वो एलएलपी को भी गवर्न करती है, मतलब कंपनी और एलएलपी दोनों के लिए ही एमसी को गवर्निंग बॉडी बनाया गया है, तो ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। In recent news articles from around to the world, there has been an increasing trend of privatization of companies. कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन बढ़ते हुए देखा गया है। Why is there such a trend? कि ये ट्रेंड क्यों आया है, किन रीजन से आया है? टैक्सेस को सेव करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई पर्पस नहीं है, प्राइवेट कंपनी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है टैक्सेस का। टू सेव द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज हमने जब ऊपर हमारे चैप्टर में पढ़ा था तो हमने बोला था कि प्राइवेट कंपनी जो है और पब्लिक कंपनी जो है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी को सिर्फ रजिस्ट्रेशन का, इनकॉर्पोरेशन का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेना होता है। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन प्लस कमेंसमेंट दोनों फॉर्मेलिटीज करनी होती है। उसके अलावा अगर ये फाइनेंस अरेंज करना चाहती है तो ये इजीली फाइनेंस अरेंज कर सकती है, लेकिन यहाँ पे इसको अगर फाइनेंस अरेंज करना तो प्रॉस्पेक्टस इश्यू करके पब्लिक से पैसे ये अरेंज करती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पब्लिक कंपनी के अंदर फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। तो ये एक स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्राइवेटाइजेशन इसलिए ज्यादा हो रहा है कि कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स कम फॉलो करनी पड़ती है। Which of the following is not true about a LLP? LLP के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकॉर्पोरेशन नॉट मैंडेटरी लाइक नॉर्मल पार्टनरशिप, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये बोला गया एलएलपी के केस में कि जो इनकॉर्पोरेशन है वो मैंडेटरी है, ये सेम है कंपनी की तरह, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट्स उसी की तरह एलएलपी को भी कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने होते हैं, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कांट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस, कौन सा स्टेटमेंट बिजनेस से रिलेट नहीं करता है? रेवेन्यू प्रॉफिट आर कोर टू एवरी बिजनेस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन स्टार्ट अ बिजनेस, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोई भी पर्सन बिजनेस कर सकता है, हाँ प्रोफेशन अगर आपको करना है, अगर किसी पर्टिकुलर डिग्री के यूज में आपको काम करना है तो आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रिक्विजिट, तभी आप उसके नाम से या उस लेवल पे बैठ करके वो काम कर सकते हो। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर कोई 10th पास है या फिर कोई 5th पास है, कोई पर्सन कोई भी लेवल का एजुकेशन हो उसका, वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिजनेस से रिलेट नहीं करता है। डोरमेंट कंपनीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है? वो कंपनियां होती है जो आज की डेट में टुडे इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन किसके लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और वो अदर जो फॉर्मेलिटीज हैं, अदर फॉर्मेलिटीज जैसे कि रिटर्न फाइल करनी है, अकाउंट्स फाइल करने हैं, वो सारे के सारे काम करती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके लिए स्टैब्लिश हुए, फ्यूचर प्रोडक्ट्स के लिए भी है, होल्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, तो ये बोथ ए एंड बी डोरमेंट कंपनी के पर्पज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, हेड ऑफ द एचयूएफ फैमिली इज कॉल्ड, एचयूएफ फैमिली का हेड क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है, तो ऑप्शन बी। 31, इन द बास्केट, दिस इज एन इन बास्केट एंटरप्राइज, पुट द सीरियल नंबर्स ऑफ द एक्टिविटीज गिवन बिलो इनटू द बास्केट्स लेबल्ड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आपको इसके अंदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इकोनॉमिक है, कौन सी नॉन इकोनॉमिक है। कुकिंग ऑफ ए फूड बाय द होम मेकर, घर के अंदर खाना बनाया जा रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं, तो हम इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख लेंगे। सेकेंड, डब्बा वाला पिक्स अप द फूड फ्रॉम हाउस एंड डिलीवर्स इट टू द ऑफिस, घर पे डब्बे पैक किए जा रहे हैं और फिर ऑफिस में जिनके यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है वो डब्बा मंगवाते हैं, टिफिन उनको सप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पे ये एक तरीके से वो उस टिफिन के बदले पैसे लेंगे, ये उनकी क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ये एक बिजनेस उनका हो गया।
प्लेइंग ऑफ पियानो एज ए हॉबी, हॉबी के लिए अगर आप पियानो बजा रहे हो तो ये आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई आप उससे कमा नहीं रहे हो। पियानिस्ट इन ए बैंड, अगर कोई पियानो बजा रहा है और वो बैंड के अंदर बजा रहा है, बैंड होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स, मतलब पर्सन्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हर एक पर्सन अपने अपने तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देता है। और ये बैंड मोस्टली क्या करता है, आप शो किया तो अपना बैंड बना के नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस भी दोगे, चाहे वो कोई रियलिटी शो हो या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो, कहीं किसी सेमिनार में आप जा रहे हो या फिर किसी के एनुअल फंक्शन में आपने परफॉर्मेंस दी है या फिर नुक्कड़ पे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, तो देखा जाए तो ये बैंड अपनी परफॉर्मेंसेस देता है, बदले में उन्हें कुछ ना कुछ मिलता है, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट माना गया है। म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंपोज करते हैं, वो उसका एक उसका प्रोफेशन है कि वो उसके पास ये क्वालिटी कि वो म्यूजिक को कंपोज कर सकता है। तो जो ये सॉन्ग वगैरह बनाते हैं उनके लिए म्यूजिक कंपोज करने का वो काम करते हैं, तो वो अपना क्या करे, सर्विस दे रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एल्डर सिबलिंग असिस्टिंग द यंगर वन इन स्टडीज, बड़ा भाई छोटे भाई को पढ़ाई में मदद कर रहा है, तो क्या बदले में वो कुछ लेगा, वो अपने लव एंड अफेक्शन की वजह से ये सर्विस दे रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गिविंग प्राइवेट ट्यूशन, ट्यूशन देना भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि बदले में वो उसको कुछ लेना है। शॉपिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप क्या करते हो, आप उसका पेमेंट करते हो, कोई भी सामान आपने परचेज किया उसका पेमेंट आप करके आए हो, कपड़े खरीदे हैं या फिर आपने कुछ और अपना एसेसरीज वगैरह लिए तो उसके बदले में आपने पेमेंट किया है, तो शॉपिंग इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। साइकिल रिपेयरिंग शॉप, साइकिल रिपेयर करने का काम भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आइसक्रीम वेंडर, आइसक्रीम सप्लायर, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सरसाइजिंग इन द पार्क, पार्क के अंदर खड़े होकर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो क्या आप किसी को कुछ सर्विस दे रहे हो, बिल्कुल नहीं दे रहे हो, आपने खुद अपने बॉडी पे अपना काम किया है, तो ये अपना सेल्फ वर्क है, इसमें आपको कहीं से कोई इनकम होती हुई नजर नहीं आ रही, तो ये भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। फिटनेस ट्रेनिंग, फिटनेस की ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग देने का मतलब आप सामने वाले कुछ लोगों को सिखा रहे हैं, और अगर आप सिखा रहे हैं तो फ्री में कोई नहीं सिखाता है, यहाँ पे इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं। वॉलंटियरिंग एट एन ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम है, वहां पर आप अपनी इच्छा से वॉलंटरीली आप वहां जा रहे हो, अपनी सर्विस दे रहे हो, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है क्योंकि आप अपनी इच्छा से जा रहे हो, वॉलंटरीली आप सर्विस दे रहे हो, तो आप ये नहीं सोच के जाते कि वहां मुझे कुछ मिलेगा, आप अपने सुकून के लिए वहां जाते हैं, अपने आप को अंदर से सेटिस्फाई करने के लिए जाते हैं, तो ये भी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर्ड होगी। एम्प्लॉयमेंट इन ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉयमेंट करें, एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप वहां पर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और अगर कहीं पर भी आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो बदले में आपको क्या मिलता है, वेज एंड सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं या सैलरी मिलती है, तो ये आपकी क्या मानी जाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मानी जाएगी। और लॉन्ड्री शॉप है तो लॉन्ड्री शॉप भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 जो है उसके क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं, और आई होप कि आपको पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो गया होगा, और बहुत ही इजी चैप्टर था, बेसिक इसमें दिया गया था, तो इसलिए कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं थी, फिर भी आप एक बार फिर से इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।